नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। टिहरी में नरेंद्र नगर कुंजापुरी के पास खेड़ा गाड़ गांव में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे का पुश्ता एक मकान के ऊपर गिर गया। मलबे में भाई बहन समेत 3 लोग दब गए। सूचना पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टिहरी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर, जहां हाईवे का पुश्ता एक मकान पर गिरा है और इस मलबे में 3 लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं जेसीबी की मदद से इस मलबे को हटाने का काम जारी है। कौन सी जगह है आप? रेस्क्यू टीमें मौके पर है। कुंजापुरी के पास, खेड़ा के पास यह हादसा हुआ है, जहां ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे का पुश्ता मकान के ऊपर गिर गया और इस बताया जा रहा है कि इस मलबे में भाई बहन समेत 3 लोग दब गए। सूचना पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। जेसीबी की मदद से इस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। तो अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कुंजापुरी के खेड़ा के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे का जो पुश्ता है वो मकान के ऊपर गिर पड़ा है और इस मलबे में 3 लोग दबे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। विकास नगर में कालसी चक्राता रोड पर एक पिकअप गाड़ी के ऊपर मलबा गिर गया। इस गाड़ी में टमाटर लदे हुए थे। मलबा गिरने से सभी टमाटर खराब हो गए, साथ ही गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी के ड्राइवर ने किसी तरह वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली और तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिव। क्या हालत हुई इस गाड़ी की जिसके ऊपर मलबा गिरा था। इस गाड़ी में टमाटर लदे हुए थे। टमाटर तो छोड़िए, गाड़ी ही चकनाचूर हो गई है। पत्थर गिरने से इस गाड़ी का क्या हाल हुआ है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। विकास नगर की ये तस्वीरें हैं जहां गाड़ी के ऊपर मलबा गिरा है। उत्तराखंड में अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ों से मलबा गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उसी कड़ी में विकास नगर में ये मलबा इस गाड़ी के ऊपर गिरा और गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून सीजन में पहाड़ी मार्गों पर सफर करना जानलेवा साबित हो रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर बनी सुरंग के पास पहाड़ी से गिरे एक बोल्डर की चपेट में स्कूटी सवार युवक आ गया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक ने हेलमेट भी पहना हुआ था, लेकिन पहाड़ी से गिरा बोल्डर हेलमेट से ही जाकर टकराया, जिससे युवक की मौत हो गई। तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर सुरंग के पास यह हादसा हुआ है। पहाड़ी से एक बोल्डर गिरा जो एक स्कूटी सवार युवक के सिर से टकराया और इस हादसे में युवक की मौत हो गई। रानीखेत में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। चौबटिया क्षेत्र में नदी नाले उफान पर है। भड़गांव में एक गाय पानी के तेज धार में बह गई। ग्रामीणों ने रस्सियों के सहारे गाय को किसी तरह से सुरक्षित निकाल लिया। ये तस्वीरें आप देखिए, पानी के तेज बहाव में ये गाय खड़ी हुई है। रानीखेत की ये तस्वीरें हैं। ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से इस गाय को रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। तो बारिश जो है वो इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी मुसीबत का सबब बन रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। रानीखेत की ये तस्वीरें हैं जहां पानी के तेज बहाव में एक गाय फंस गई। जब ग्रामीणों ने इसको देखा तो तुरंत ही मदद के लिए आगे आए। रस्सी से इस गाय को पानी के बहाव से बाहर निकाला गया। तो लगातार जो बारिश हो रही है उत्तराखंड में, वो उससे कहीं ना कहीं ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कितनी डराने वाली हैं। सड़क पर ये तेज धार से पानी बह रहा है।
और इस तेज बहाव में ये गाय फंस गई थी। रानीखेत की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर हम आपको दिखा रहे हैं। जब लोगों ने इसको देखा तो उसके बाद वो रस्सी लेकर आए और रस्सी की मदद से गाय को इस मझधार से बाहर निकाला। गाय का रेस्क्यू किया गया। देहरादून में मूसलाधार बारिश मुसीबत बन गई। बारिश इस कदर हुई कि पानी घरों के अंदर घुस गया। शिव कॉलोनी और भगत सिंह कॉलोनी में पानी घरों के अंदर घुस गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो ये देहरादून, राजधानी देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां मूसलाधार बारिश से ऐसे हालात हो गए कि घरों के अंदर पानी घुस गया। और सीधे रुक करते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा का। उनसे जानते हैं कि उत्तराखंड में मॉनसून ने जिस तरह से कहर बरपाया है, तो अब किस तरह की आगे और चेतावनी जारी कर रहा है मौसम विभाग और क्या कुछ तैयारियां हैं। रवि, तस्वीरें जिस तरह से हमने देखी है वो डराने वाली हैं, चाहे ऊपर पहाड़ से लेकर मैदान की बात हो या राजधानी देहरादून की बात हो। जिस तरह से बरसात हो रही है और भूस्खलन लगातार जारी है, ऐसे में क्या कुछ ये सूरत हाल बन रहा है और कब तक इससे निजात मिलेगी लोगों को? जी देखिए कौशल, अभी लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई घर जो है जमींदोज हो गए उत्तराखंड में, कई जगह लैंडस्लाइड हो रही हैं, रॉक फॉल्स हो रहे हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस सीज़न में, लेकिन लगातार आफत की बारिश जारी है। हम देख रहे हैं कि ज़्यादा तौर पर जो पिथौरागढ़ है वो एक तरफ से केंद्र बन गया है जहाँ पर हमेशा बादल फटने की घटनाएँ होती हैं। तो इसके साथ ही साथ तमाम जो ज़िले हैं, 13 के 13 ज़िले इस वक्त जो है पूरी तरीके से प्रभावित हैं। देहरादून या फिर हम हरिद्वार, इन 4 मैदानी ज़िलों की भी बात करें तो यहाँ पर भी घरों में पानी घुसने की जो समस्याएं हैं वो लगातार हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि खुद राजधानी देहरादून में जो घरों में पानी घुसा है, एसडीआरएफ की टीम को वहाँ पर रेस्क्यू करना पड़ा, लोगों को वहाँ से बचाकर बाहर लाना पड़ा। इतना ज़्यादा पानी जो है कॉलोनियों में घुस गया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अभी जो मौसम का अगला जो 3 दिन है उसका अपडेट मैं बता दूं कि अभी इन 3 दिनों में कुमाऊं में एक बार फिर से खास तौर पर नैनीताल ज़िले में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और ये अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से जो नैनीताल ज़िला है उसमें भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें देहरादून और टिहरी, इन 2 जिलों में भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट है। यानी कि अगले 3 अगस्त तक हम इस बात को कह सकते हैं कि ये 3 दिन अभी इस तरीके से चलेगा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम अलर्ट जारी होता रहता है, लेकिन ये भी दावा किया जाता है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कई सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इस पर सिर्फ प्रशासन के हाथ में एक चीज़ होती है कि अगर कोई भी घटना होती है तो तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पर रेस्क्यू करना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत जटिल समस्याएं हैं और ऐसी जगह हैं, ऐसे इलाके हैं जो भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जटिल हैं। तो यहाँ पर जो है जो शुरुआत से हमेशा ही प्रशासन ये दावा करता है कि उनके द्वारा पूरी तैयारियाँ की गई हैं, लेकिन हमने देखा कि कई बार जो है जो स्थानीय विधायक हैं वो खुद जो है आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, जो प्रशासन की टीम यहाँ पर जो वक्त पर पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँचती है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के पूरे डिप्लॉयमेंट की पहले से दावा इस बार भी प्रशासन का है। कई जगह हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू हो रहा है, लेकिन कई जगह रेस्क्यू में देरी भी है। तो सिर्फ इतना ही हाथ पर रहता है कि प्राकृतिक आपदाओं को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन रेस्क्यू अगर समय से किया जा सके तो वो एक बेहतर विकल्प होता है। इसके साथ ही जो मैदानी जिले हैं, नदियों किनारे लोग बसे हुए हैं और अभी एक अनुमान ये भी है कि लगातार जो आफत की बारिश है वो ज्यादातर कुमाऊं क्षेत्र में बरस रही है। लेकिन ये माना जाता है अमूमन कि जब अगस्त का महीना शुरू होता है तो वो जो मानसून का रुख है वो गढ़वाल की तरफ होता है। तो आने वाले वक्त में जो गढ़वाल के जिले हैं और जो यहाँ के जितने भी जिले हैं वहां पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। कुमाऊं की परेशानी तो अभी देख ली, लेकिन गढ़वाल की भी मुसीबतें अभी बाकी हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आज शाम 5 बजे चार्ज संभालेंगे नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम 5 बजे चार्ज संभालेंगे नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश। उत्पल कुमार की जगह चार्ज संभालेंगे ओम प्रकाश। चार्ज संभालने से पहले ओम प्रकाश ने सीएम से एक शिष्टाचार भेंट की थी, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर पहुंचे थे ओम प्रकाश, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से एक शिष्टाचार भेंट की थी और आज शाम 5 बजे चार्ज संभालेंगे मुख्य सचिव ओम प्रकाश। उत्पल कुमार की जगह चार्ज संभालेंगे ओम प्रकाश। ओम प्रकाश को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है।
तो आज शाम 5 बजे जो नए मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के ओम प्रकाश वो चार्ज संभालेंगे। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास जाकर सीएम त्रिवेंद्र रावत से शिष्टाचार भेंट की है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश जी हमारे अनुभवी अधिकारियों में से हैं और सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। वो देहरादून में जिलाधिकारी के भी नाते उन्होंने काम किया है और कुछ विभागों को अगर छोड़ दिया जाए, एक दो विभागों को, तो सभी विभागों का काम उन्होंने देखा है, काम किया है उन्होंने। तमाम सचिव के नाते, अपर सचिव के नाते तमाम विभागों ने काम किया है और उनके इस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से राज्य को मिलेगा। उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। तो उत्पल कुमार की जगह आज शाम 4-5 बजे नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश चार्ज संभालेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री को भी सुना, तारीफ करते नजर आए ओम प्रकाश की, आप क्या कुछ जानकारी है इनके बारे में, किस वक्त ये कार्यक्रम होगा और उसकी क्या तैयारियां की गई हैं? कौशल, देखिए, इनकी नियुक्ति कल गवर्नमेंट कर चुकी है। ये इस समय मतलब मुख्यमंत्री के पद पर नई नियुक्ति है इनकी। अभी मौजूदा मुख्य सचिव, जो निवर्तमान मुख्य सचिव जिनको हम कह सकते हैं, वो 5 बजे उनका कार्यकाल लगभग खत्म हो जाएगा। तो एक टेंटेटिव समय रखा गया है कि 5 बजे नए मुख्य सचिव पुराने मुख्य सचिव से, निवर्तमान मुख्य सचिव से वो चार्ज हैंडओवर लेंगे और उसके बाद अपना कामकाज सुचारू रूप से करेंगे। इसके लिए अलग से किसी तरह के समारोह की या किसी अन्य कार्यक्रम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि चार्ज हैंडओवर कागज पर होता है और कार्मिक विभाग उसकी पूरी औपचारिकताएं करता है। तो ओम प्रकाश जो नवनियुक्त मुख्य सचिव हैं, तो उन्होंने खुद ही ये तय किया है कि जब आज का उनका कार्य दिवस खत्म हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह का, तो उसके बाद वो चार्ज लेंगे और वो उसी समय अधिकारियों से मीटिंग या बातचीत, जो एक डायलॉग होगा उस तरह का भी होगा, जब दोनों लोग रहेंगे, निवर्तमान भी और नए। बिल्कुल, तो उसी समय सारी औपचारिकताएं पूरी होगी। बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज शाम 5 बजे चार्ज संभालेंगे उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश। नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश से बात की हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। पिछले कई दिनों से चली अटकलों पर विराम लग गया है और श्री ओम प्रकाश जो 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उनको उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। तो अभी मेरे साथ वो बात करने के लिए मेरे साथ उपलब्ध हैं और मैं उन्हीं से सीधे आपको मुखातिब कराता हूँ क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी और किस तरह का वो दृष्टिकोण लेकर शासन को आगे बढ़ाएंगे। ओम प्रकाश जी, पहले तो एबीपी गंगा की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और नई पारी है आपकी, बहुत एबीपी गंगा परिवार की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। तो चूँकि जिस तरह का आपका बहुत व्यापक अनुभव रहा है, खास तौर पर फील्ड पोस्टिंग का अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तमाम जगह आप रहे हैं, एक नई जिम्मेदारी है और ये आपकी सर्विस का भी पीक होता है। तो अभी आपकी किस तरह की प्रायोरिटी रहेगी और जो आपका पुराना अनुभव है उसको आप किस तरह से शेयर करेंगे अपनी टीम के साथ? आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते ही हैं कि मैं गत 20 वर्ष से यहाँ काम कर रहा हूँ राज्य सरकार में, और इसके पहले जो है करीब 13 वर्ष उत्तर प्रदेश में मुझे काम करने का मौका मिला था। तो मेरी प्राथमिकताएं वही हैं जो शासन की प्राथमिकताएं हैं और मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्राथमिकताएं हमारे लिए निर्धारित की हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्राथमिकताएं निर्धारित किए गए हैं, वही मेरी भी प्राथमिकता है। इसमें मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य हैं केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, उसके बाद 4 धाम मार्ग और तीसरा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट का काम और अन्य प्रोजेक्ट जो विभिन्न भारत सरकार की योजनाओं में स्वीकृत हुए हैं उनको भी पूरा कराना मेरी प्राथमिकता होगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण राज्य है और अभी जैसी परिस्थितियां हैं उनमें त्वरित गति से अवस्थापना विकास के कार्य कराए जाने ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ ही अभी जो आर्थिक परिदृश्य है, जो कोरोना बीमारी के कारण उत्पन्न हुआ है, उसमें लोगों को रोज़गार मुहैया कराना है। जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्र, उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो मैं दूंगा। और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसको
साकार करने का मेरा पूरा प्रयास होगा। आप हमेशा इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि आप बताते भी हैं, लोगों से जब बातचीत होती है, हम लोगों से भी बातचीत होती है, कि अच्छा प्रशासन तब चलता है जब सतत प्रभावी अनुश्रवण हो। आप कई बार चर्चा करते हैं। आपका मुख्य सचिव के तौर पर 1 साल 10 महीने का कार्यकाल है, तो ये फार्मूला यहाँ बहुत प्रभावी तरीके से इसको करने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय श्री कल्याण सिंह जी, जब वो पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने, जो हम लोग थे उस समय मुख्य विकास अधिकारी के पद पर, तो उन्होंने ये जो है सूत्र वाक्य, आप्त वाक्य दिया था, सतत प्रभावी अनुश्रवण। तो अनुश्रवण सतत होना चाहिए और प्रभावी भी होना चाहिए। मतलब रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं, जो रोड़े आ रहे हैं, उनको दूर करने की कार्रवाई ससमय होनी चाहिए, तभी काफ़ी जटिल प्रकार के कार्य जो हैं वो संपादित हो पाते हैं। तो सततता जरूरी है, प्रभाववत्ता भी जरूरी है, और अनुश्रवण के साथ साथ समीक्षा। आप नीचे वालों को जो सुनते हैं वो अनुश्रवण है, आप अपनी ओर से जो कहते हैं, निर्देश देते हैं, वो समीक्षात्मक है। तो दोनों प्रक्रिया होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि शासन जो है वो एक तंत्र है जो तभी प्रभावी रूप से काम कर सकता है और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूर्ण कर सकता है, जबकि सभी स्तरों पर टीम वर्क हो। टीम भावना से काम अगर किया जाता है तो उसमें सभी को संतोष का भी अनुभव होता है, कार्यकुशलता बढ़ती है और कार्य समय से पूर्ण होते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, एक बार बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ थे नवनियुक्त मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ बताई और बताया कि उत्तराखंड को किस तरह से, जो बचा हुआ उनके पास शेष समय है उनके मुख्य सचिव के कार्यकाल का, क्या उनका ब्लूप्रिंट है, क्या रूट चार्ट उन्होंने बनाया, उन्होंने सब बहुत विस्तार से बताया किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने में वो एक अपना योगदान देने वाले हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मसूरी देहरादून मार्ग पर घनानंद इंटर कॉलेज के पास भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित हो गया है। इस दौरान 4 मकान भी भूस्खलन की जद में आ गए हैं। तो मसूरी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लैंडस्लाइड हुआ है देहरादून मार्ग पर और इसकी चपेट में 4 मकान आ गए हैं। 4 मकानों को नुकसान हुआ है। देखिए किस तरह से पहाड़ी से ये मलबा गिरकर आया और इस लैंडस्लाइड से यहां मौजूद 4 मकानों को नुकसान पहुंचा। और इसी बीच रुक करते मसूरी से ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां फायर स्टेशन के पास भूस्खलन हुआ है। मसूरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फायर स्टेशन के पास भूस्खलन हुआ है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। रोड धंसने से आवाजाही में लोगों को दिक्कत हुई है। बड़ी खबर मसूरी से आपको बता रहे हैं, फायर स्टेशन के पास ये भूस्खलन हुआ है। केम्प्टी के पास रोड बंद हो गया है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी पर बरसात के सीजन में हर साल भूस्खलन होता है। आईआईटी रुड़की ने भी अपने सर्वे के दौरान साफ किया था कि मनसा देवी की पहाड़ी कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, मगर अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। हरिद्वार का मनसा देवी मंदिर देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, मगर मनसा देवी मंदिर में पिछले कई सालों से एक खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा है उस पहाड़ के ढह जाने का जिस पर मनसा देवी मंदिर स्थित है। आईआईटी रुड़की के अध्ययन में पता चला था कि मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी काफी कमजोर हो चुकी है, लिहाजा ये कभी भी दरक सकती है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया और अगर कभी अचानक क्लाउड बस्ट हो गया जैसे केदारनाथ में हुआ था, तो एक मिनी केदारनाथ की दुर्घटना हरिद्वार के मनसा देवी से लेकर के नीचे के मोती बाजार तक और गंगा के तट तक हो सकती है। मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी रेतीली होने की वजह से नीचे की तरफ झुकती जा रही है।
बारिश के मौसम में पहाड़ी से कई बार लैंडस्लाइड भी हो चुका है। हर की पैड़ी के पास तो कई बार मलबा गिरने की घटनाएं हुई हैं। संत समाज भी इस मसले को कई बार उठा चुका है। आया था माननीय मुख्यमंत्री जी को बैठक में, तो उन्होंने कहा कि मनसा देवी का पहाड़ थोड़ा कच्चा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, दीवार खड़ी की जाएगी, सरिया सीमेंट डाल करके पक्का निर्माण चारों तरफ किया जाएगा ताकि आने वाले कुंभ मेले में कोई समस्या न हो। आईआईटी के सर्वे में साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में मंदिर की पहाड़ियां किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती हैं, मगर प्रशासन अभी भी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। जहाँ स्लाइडिंग जोन्स आप जहाँ उल्लेख कर रहे हैं, इसका मैं संज्ञान ले लेता हूँ, लेकर के जो है वहाँ पे भी प्रॉपर स्टडी किया जाएगा। अगर पूर्व में स्टडी हुआ है तो उसको फायदा लेकर के हम लोग जो है उचित सुरक्षात्मक उपाय करेंगे। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी, बावजूद इसके इस पहाड़ी पर ट्रीटमेंट का काम नहीं किया गया। उल्टा मनसा देवी पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में इंसानी दखल बढ़ती जा रही है। हरिद्वार से रोहित छितोला की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हल्द्वानी में राज्य सरकार इंडस्ट्री लगाने पर विचार कर रही है। इसके तहत बरेली और रामपुर रोड पर हल्द्वानी में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का प्रस्ताव है। अमृत मिशन योजना के तहत हल्द्वानी शहर का डिजिटल मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें शहर के अंदर नए औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय परियोजनाओं का प्रस्ताव शामिल किया जा रहा है। इस योजना के तहत 3 चीजों पर विशेष फोकस रहेगा, जिसमें सीवरेज, वाटर सप्लाई और ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट शामिल होगा। तो हल्द्वानी में उद्योग लगाने पर विचार हो रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने पर विचार किया जा रहा है। और अब रुक करते हैं 13 जिलों की 13 खबरों का। पिथौरागढ़ के लुमती गांव में 20 घर हुए क्षतिग्रस्त, सेना के जवान कर रहे लोगों का रेस्क्यू। पिथौरागढ़ और नैनीताल की घटना के बाद अलर्ट पर प्रशासन, गढ़वाल कमिश्नर ने जारी किया आदेश। रुड़की में कूड़ा उठाने के लिए खरीदी गई मशीन बेकार, 6 लाख रुपए की कीमत से खरीदी गई थी मशीन। मसूरी में टैक्सी एसोसिएशन ने की टैक्स में छूट देने की मांग, लॉकडाउन के दौरान ठप हुआ काम। टिहरी में पगडंडियों के सहारे सफर को मजबूर हैं लोग, रोड के चौड़ीकरण की वजह से क्षतिग्रस्त हुए रास्ते। विकासनगर में युवती ने डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार को लिखा पत्र, उत्पीड़न के मामले में आरोपी पर कार्रवाई न होने से नाराज। कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना, रिवर ट्रेनिंग चैनलाइजेशन की अवधि बढ़ाए जाने पर नाराजगी। देहरादून में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए अभी करना होगा इंतजार, अभी सिर्फ स्वीकार किए जा रहे हैं 100 आवेदन। अल्मोड़ा में डीएम ने किया टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित, मेधावी छात्रों ने साझा किया अनुभव। कॉर्बेट पार्क में वन्य जीवों के अंगों से बनी ट्रॉफियां की गई नष्ट, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने दी थी इजाजत। पौड़ी में एडवेंचर स्पोर्ट्स पर दिया जा रहा है जोर, नयार नदी में एडवेंचर खेलों का ट्रायल। राम के रंग में रंगा नजर आएगा हरिद्वार का ब्रह्मकुंड, 5 अगस्त को कई हजार दीप जलाने की तैयारी। रुद्रप्रयाग स्थित तुंगनाथ धाम में नहीं है मूलभूत सुविधाएं, श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की चीजों का भी संकट। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।